नमस्कार। क्लास 9th के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज हम बच्चों आप लोगों के लाए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को रेडी कर लिया तो यकीन मानो आप लोगों के अर्धवार्षिक का आपका जितना भी हिंदी में सिलेबस है आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। इसकी यहाँ पर 100% की गारंटी देते हैं। अगर आप लोगों ने इस पेपर को पूरा का पूरा यहाँ पर पढ़ लिया तो यकीन मानो एक आपके अंदर अलग सा कॉन्फिडेंस यहाँ पर आ जाएगा। ये पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा है वो यहाँ पर 2024-25 के लिए ये हिंदी का पेपर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको हम संपूर्ण हल बताएंगे किसमें कौन सा विकल्प सही होगा और यहाँ पर आपको निबंध कैसे लिखना है और आपको हिंदी के पेपर में किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि अगर आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपको ये नहीं आता है उसको आप कैसे लिखें ताकि यहाँ पर जो कॉपी चेक कर रहा है आपको कुछ ना कुछ नंबर अवश्य देके जाए। यहाँ पर ये हम सारी बातें आपको बताएंगे। आप वीडियो पर बने रहिए और यहाँ पर वीडियो पर आए हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब करना तो ना भूलें और यहाँ पर वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें। तो यहाँ पर देखो बच्चों सबसे पहले अब आपको जब आप हिंदी का पेपर देने जाएँ आप क्लास 10 का आप 9th में आप लोग हैं तो क्लास 10th में जाएंगे या फिर आप क्लास 9th में हैं तो फिर आप लोग जब फाइनल एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप एक बात ध्यान रखेंगे। इंग्लिश और हिंदी के पेपर में आप लोगों को राइटिंग का प्लीज़ विशेष ध्यान रखना क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जिन भी बच्चों की राइटिंग अच्छी होती है उनके नंबर थोड़े से ज़्यादा आ जाते हैं। ये सभी बच्चे जानते होंगे। आप अपने बड़े भाई बहन से पूछ सकते हैं वो यही कहेंगे हाँ बेटा बिल्कुल ये सही बात है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी और साथ साथ में आपको क्वेश्चन के साथ साथ इम्पोर्टेंट बातें बताते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे MCQ में आपका कोई भी प्रश्न आपका कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। आपका अभी से टारगेट बन जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है श्रीनिवास जी लेखक है। तो श्रीनिवास जी लेखक किस युग के हैं? भारतेंदु युग के लेखक जी हैं। इसके बाद यहाँ पर भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो वो हमारी पत्रिका है कवि वचन सुधा। ये हमारा क्वेश्चन क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है तो इसको आप अच्छे प्रकार से इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है भारतेंदु युग की समयावधि क्या है? तो भारतेंदु युग की समयावधि क्या है? 1868 से 1900 तक की भारतेंदु युग की यहाँ पर समयावधि है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये आ चुका है। तो अब इन क्वेश्चनों को इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर याद रखेंगे। आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। हिंदी के जितने आपका गद्य का इतिहास है, पद्य का इतिहास है, इसको आप अच्छे प्रकार से मेंटेनेंस रखिए। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा कह रहा है प्रथम उत्थान काल माना जाता है। तो प्रथम उत्थान काल हमारा कब से माना जाता है? भारतेंदु युग को यहाँ पर प्रथम उत्थान काल माना जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगर बीज वपन काल किसे कहते हैं, ये आपका जो क्वेश्चन है क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये आ चुका है तो इसको आप ध्यान रखेंगे। बीज वपन काल किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? आदिकाल को कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं सुख सागर के लेखक कौन है? तो सुख सागर के लेखक कौन है? मुंशी सदा सुखलाल। कौन है? मुंशी सदा सुखलाल। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? तो यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? स्वामी दयानंद जी ने। किसने की है? स्वामी दयानंद जी ने की है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है सदल मिश्र की रचना किसने की है? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना ये आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में भी आ चुकी तो इसको आप ध्यान रखेंगे। किसने की है? नासिकेतोपाख्यान जी ने की है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है काव्य में जहाँ किसी एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? सभी लोग जानते हैं वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव यहाँ पर रति होगा। क्या होगा? रति। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रत्येक हरण के अंत में दो गुरु वर्ण होते हैं। तो दो गुरु वर्ण किस में होते हैं? तो ये हमारे किस में होते हैं? दोहा में। किस में होते हैं? दोहा में होते हैं। शब्द शुद्ध शब्द है तो शुद्ध शब्द क्या होगा? यहाँ पर हमारा आशीर्वाद है वो हमारा शुद्ध शब्द होगा। ये बाकी के सभी हमारे ये गलत हैं। निम्नलिखित में से अल्प विराम कौन सा चिन्ह होता है? तो अल्प विराम हमारा अल्प विराम। क्या कह रहा है? अल्प
विराम। तो अल्पविराम यहाँ पर हमारा खा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर तत्सम शब्द आपका कौन सा, वो आपको बताना है। कौन सा शब्द आपका यहाँ पर तत्सम शब्द है, तो वो हमारा उलूक है, वो यहाँ पर हमारा तत्सम शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी शब्द का उल्टा अर्थ रखने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो उल्टा अर्थ रखने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, जो उल्टा अर्थ रखते हैं तो उनको हमको विरुद्धार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं, विरुद्धार्थी कहते हैं। हवा का पर्यायवाची क्या होता है, तो हवा का पर्यायवाची अनल होता है। क्या है, अनल। राजपुत्र समास है, देखो राजपुत्र में आपको बताना है कौन सा समास है। देखो राज और पुत्र, यहाँ पर देखो बीच में डैश लगेगा, राजपुत्र बीच में देखो डैश लगा, तो यानी कि आपको समास विग्रह बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। इसके बाद यहाँ पर अका सर्वेणे दीर्घा सूत्र, तो यहाँ बताना आपको कौन सी संधि का ये हमारा सूत्र है। ये हमारी किस संधि का सूत्र है, ये हमारा है दीर्घ संधि का सूत्र है। इसके बाद यहाँ पर कह राम षष्ठ, राम शब्द की आपको षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप बताना है। तो राम शब्द का षष्ठी विभक्ति वचन क्या होगा, रामाराम हो जाएगा। गम धातु विधिंग लंकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा, तो वो हमारा क्या होगा, गच्छेत। क्या होगा, गच्छेत यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको यहाँ पर उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले बच्चों जब आपको पेपर में आपको गद्यांश है, सबसे पहले आपका मेन काम यही रहेगा कि आपको पता करना चाहिए इसमें किस पाठ से लिया गया है और इसके हमारे कौन लेखक हैं, इसके हमारे कौन लेखक हैं। तो यहाँ पर आपको पाठ का नाम पता करना है, उसके पाठ का नाम क्या है। इसके बाद यहाँ पर आपको पता करना है लेखक का क्या है। तो क्योंकि हमारा जो पाठ है ये बाथ नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक हमारे हैं प्रताप नारायण मिश्र। कौन है, प्रताप नारायण मिश्र। कौन है, प्रताप नारायण मिश्र जी, जो कि हमारे हैं वो यहाँ पर इसके लेखक हैं। ठीक है, आपको बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर देखो बच्चों कह रहा है कि आपको यहाँ पर उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो आप लिखेंगे उपरोक्त गद्यांश के पाठ का नाम, यहाँ पर प्रताप पाठ का नाम बात है तथा लेखक का नाम यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र है। इसके बाद यहाँ पर कह रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जहाँ जहाँ आपको यहाँ पर रेखा दिख रही है इसको यहाँ पर आपको अपने शब्दों में व्यक्त कर देना है, यही आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाती है। सेम आपको बात ध्यान रखना है, जब भी आपसे रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाए तो जहाँ जहाँ आपको रेखा दिख रही होती है उसको आपको अपने शब्दों में व्यक्त कर देना है, वही आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाती है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है वैध है वो वैध किस बात की बात कर रहे हैं। तो वैध जो लोग हैं वो किसकी वैध की बात कर रहे हैं, तो वैध जो लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर पहली लाइन में मिल जाएगा। तो सहवर्ती बात की व्याख्या करते हैं, सहवर्ती पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते हैं। तो वैध, तो लिखेंगे वैध पित्त के सहवर्ती बात की बात करते हैं, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोगों से अथवा में अगर आपको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते, सेम आपका वही काम होगा कि सबसे पहले आपको पता करना होगा इसके पाठ का नाम क्या है, लेखक का क्या नाम है। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा पाठ का नाम क्या होगा, पाठ का नाम हो जाएगा हमारा गिल्लू। क्या हो जाएगा, गिल्लू है वो हमारे पाठ का नाम हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे लेखक हैं, उसके लेखक हमारे हो जाएंगे महादेवी वर्मा जी। कौन हो जाएंगी, महादेवी वर्मा जी हमारे इसकी लेखक हैं। बच्चों फिर यहाँ पर आपको संदर्भ पूछा गया तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश के हमारे पाठ का नाम है गिल्लू व लेखिका का नाम महादेवी वर्मा जी है, आपको इतना लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर क्या रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जहाँ जहाँ आपको यहाँ पर रेखा दिख रही है उसको आपको अपने शब्दों में अर्थ निकाल कर इसकी यहाँ पर व्याख्या कर देनी होती है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि कौवा हमारे समाज से किस प्रकार से समादृत है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित आपको प्रश्नों के बच्चों उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर कह रहे रहीमन ओछे नरनते ताजो बैर अरूप्रीति। तो ये आपको पद्यांश को पता होना चाहिए किस पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक कौन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके पाठ का क्या नाम है और इसके लेखक कौन है। तो ये जो हमारा दोहा ये लिया गया दोहई से लिया गया है, इसके जो हमारे लेखक हैं वो रहीमदास जी हैं। कौन है, रहीमदास जी हैं। कौन है, रहीमदास जी हैं।
इसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि उपरोक्त दोहे का पाठ का नाम लिखना है और कवि का नाम लिखना है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम दोहा है तथा इसके यहाँ पर लेखक का नाम है रहीमदास जी है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, ओछे व्यक्ति से बैर और प्रीति दोनों क्यों त्याग देना चाहिए। इसके बाद कुत्ते का काटना और चाटना कैसे हानिकारक है, दोनों दोनों हानिकारक हैं। इसको यहाँ पर आपको स्वभाव में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कह रहा है अथवा में कह रहा है अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो हम नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस पाठ से लिया गया है और इसके कौन लेखक हैं। तो ये हमारा किस पाठ से लिया गया, ये हमारा लिया गया है पुनर्मिलन से लिया गया। किससे लिया गया है? पुनर्मिलन से नामक पाठ से लिया गया है। पुनर्मिलन, इसके लेखक हमारे कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हमारे लेखक हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी लेखक हैं। तो यहाँ पर कह रहा है प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम लेखक का नाम लिखना है। तो अब लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पुनर्मिलन नामक पाठ से लिया गया तथा इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। आने वाली स्त्री किस पर प्रवासी की खोज रही है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 23 में आपको इसकी हिंदी में इसका अनुवाद करना है। आप लोगों को इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें आपको किस पाठ से लिया गया है और उसके यहाँ पर उसके आपको इस बाद में हिंदी अनुवाद करना है। इसके बाद अगर आपको ये नहीं आता है तो उसका अथवा वाला भी कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी आसान होगा। जो आपको आसान लगे वही यहाँ पर आपको कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 27 आएगा। 27 का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित श्लोकों का अर्थ आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो आपको 2 श्लोक दिए गए हैं, किसी एक का श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना है, साथ में आपको उसका सदर मतलब है उसका पाठ का नाम भी लिखना है। अगर आप पाठ का नाम लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेंगे और जब आप हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। पाठ का नाम लिखने पर 1 नंबर मिले, 3 1 4, तो आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहा है दीपदान एकांकी का प्रमुख उद्देश्य क्या है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। अथवा में कह रहा है नए मेहमान एकांकी के प्रमुख पात्र का आपको विश्वनाथ का चरित्र चित्र आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 25 का खा यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि आपको निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए लिखना है तथा उनकी 2 रचनाएं लिखनी। बिल्कुल गलत है, 2 रचनाएं आप कभी भी परीक्षा में नहीं लिखनी, कम से कम 10 रचनाएं लिखनी है, वरना आपको 4 नंबर भूल जाइए। कभी भी जीवन परिचय लिखने के बाद सबसे पहले उनका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म, जन्मस्थान, मृत्यु, मृत्यु स्थान, भाषा शैली, उनकी विशेष रुचि, शिक्षा, उनके साहित्यिक में योगदान, इतनी आपको चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में लिखनी है। जो कॉपी चेक करता है आप सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीज़ें देखता है और आपकी 10 रचनाएं चेक करता है। वो आपको अपने काले स्केच से लिखना है, ये बात ध्यान रखना है। काले स्केच पेन से लिखना है। आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको काले पेन से लिखिएगा तो उसका सीधी सीधी निगाह वहीं पर चली जाएगी। ये आपको यहाँ पर बात ध्यान रखनी है। इसी प्रकार आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप किसी एक कवि का जीवन परिचय देना है। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना जो इस प्रश्न पत्र पे ना आया हो। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर संस्कृत भाषा में उत्तर देने हैं। संस्कृत भाषा में आप लोगों को उत्तर देने। तो यहाँ पर कह रहा है आचारात किम लभते, तो क्या हो जाएगा श्रियम लभते। जहाँ किम लिखा है यहाँ पर आपको क्या लिख देना है? श्रियम। क्या लिखना है? श्रियम लभते। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है ईश्वर की दृष्टि, तो यहाँ पर जो आसान वाले मैं कर रहा हूँ। नारायण पुणे का निवसित, तो यहाँ पे का की जगह क्या लिखना है? रामदासा, रामदासा, धर्मदासा, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। ये वो काफ़ी इजी थे तो मैंने इजी वाले ही कर दिए। इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि आपको यहाँ पर लोकोक्ति मुहावरों तथा लोकोक्ति में से किन्हीं 2 का अर्थ लिखते हुए आपको वाक्य प्रयोग करना है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। गरीबी में आटा गीला होना, मुसीबत में मुसीबत आना, मुसीबत में मुसीबत आना। अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच कम पढ़ा लिखा, अपनी राजी करना। अपनी करनी, अपनी पार उतरनी, मतलब जैसा करोगे वैसा आपको मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का आपको किन्हीं 2 वाक्यों के यहाँ पर बच्चों आप लोगों को संस्कृत में अनुवाद करना है। किसमें अनुवाद करना है? संस्कृत का अनुवाद करना है। यहाँ पर कह रहे बच्चे खेलते हैं, बच्चे क्रीडति,
मैं जाता हूँ, अयम गच्छति। तो यहाँ पर 2 करना काफ़ी आसान आसान है, आप सभी लोग कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है अपनी बहन की शादी में सम्मिलित होने का अवकाश प्राप्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है। तो इस प्रकार के आप लेटर अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी के नाम पर एक प्रार्थना पत्र लिखना जिसमें निर्धन छात्र सहायता कोष से आर्थिक सहायता मांगी गई हो। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। तो ये था बच्चों हमारे क्लास यहाँ पर 9th का हिंदी का पेपर। आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दीजिए।